चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं कमेंट के माध्यम से हम एक बार सूचित कर देंगे हमारी आवाज़ आप तक प्रॉपरली जा रही नहीं जा रही है। फिर सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं। वेलकम टू ऑल। आपकी सुंदर सी प्यारी सी समास की आज बेहतरीन क्लास होने वाली है। समास जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो समास का सूत्र हो, कोई भी चीज़ें हैं, आज हम बहुत अच्छे से पूरे समास को समझेंगे। ठीक है जी। समास न पे तो जानेंगे समास होता क्या है, समास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है होती है समास शब्द की। जी सभी को नमस्कार। समास तो पहले तो समासः जो शब्द होता है इसमें क्या है, इसमें सम उपसर्ग है, अस धातु है, घई प्रत्यय करके समासः शब्द बनता है। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में जब घई प्रत्यय लगाते हैं तो यह समास शब्द की व्युत्पत्ति है। समझ गए ना बात को। आगे चलते हैं। आगे है पूछेगा समास में क्या व्याकरण लगा है। समास में सम उपसर्ग है, अस धातु और घई प्रत्यय लग करके समास शब्द उत्पन्न हुआ है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर इसके हम परिभाषा की बात करते हैं, दो तीन तरीके से इसकी हम परिभाषा जान सकते हैं। समास एक बार आप लोग अपनी भाषा में बताओ, समास किसे कहते हैं। तो पहली जो लाइन आती है बेटा वो होती कौन सी है, कहते हैं अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। जैसे बहुत सारे पद हैं, उसको एक पद में बता दो, वही समास होता है, वो वही समास होता है। जैसे अब हम बात अभी पूरा हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। अनेक पदानाम का अर्थ होता है बहुत सारे पद हों और उसका मिल करके एक पद हो जाना ही समासः समास होता है। ये इसकी परिभाषा है। एक बार बोलो, सब लोग उच्चारण करो। हाँ, सभी को हृदय से स्वागत भी है हमारी सुंदर सी कक्षा में। अनेक पदों का एक पद बोलो, ये अपने मुंह से बोलो, देवर टुकुर टुकुर देखो नहीं, उच्चारण करो। बोलो एक अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। फिर दूसरी परिभाषा क्या आती है, सबका मतलब एक ही है। जो ये कह रहा है ये सबका मतलब एक ही है, बताने का आपका तरीका अलग होगा यहाँ पे, है ना। कहते हैं समसनम समासः। बोलो एक बार, फिर इसका अर्थ बताते हैं। समसनम समासः, सम असनम है कि नहीं। यस, सम असनम समासः कहता है। सम असनम, जब दो पद असनम, सम मतलब अच्छी प्रकार से, असनम एक साथ बैठ जाते हैं तो उसको समास कहते हैं ना। वही कुल मिला के जो कहते हैं अनेक पदों का एक पद हो जाना, या कह दो बहुत सारे पद हैं और उनको हम उनको एक ही जगह अच्छे से बिठा देते हैं, मतलब एक साथ लिख देते हैं, तो वही समास कहलाता है। और हम बात करें संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं, मतलब बहुत सारे पद हैं उसको एक पद में बता दो, वही आपका समास है। बोलो क्लियर है समास। समास की परिभाषा यह है, समास का परिचय। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, है कि नहीं। तो दो परिभाषा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम दे देगा, एक अनेक पदानाम एक पदी भवनम डैश 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 संधि समासः। तो क्या कहोगे, पदों में, मैंने कहा था पदों में समास होता है और वर्णों में संधि होती है। पदों में समास होता है और वर्णों में संधि होती है। ठीक है जी। समसनम, अच्छी तरीके से एक जगह बैठ जाना अर्थात संक्षेपीकरण करना ही समास कहलाता है। अब देखो, समास समझने के लिए समास के बैकग्राउंड में दो तीन चीजें हम आपको सीखेंगे, दो तीन चीजें हम लोग देखेंगे। पहला, समास विग्रह। विग्रह क्या होता है, जब हम समास के पदों को अलग अलग करके लिख देते हैं ना। जब हम जैसे यथाशक्ति है और हमने लिख दिया शक्तिम अनतिक्रम में, क्या लिख दिया, शक्तिम। देखो हमने लिखा है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम में लिखा हुआ है, शक्तिम अनतिक्रम में लिखा हुआ है। ये जो
कृत्रिम अनतिक्रम में लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ध्यान देना। ये है समास विग्रह, पदों को अलग अलग करके लिख दिया गया। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर दो पद, एक शक्तिम हो गया, एक अनतिक्रम में हो गया, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। तो जब हम सामासिक पदों को अलग अलग करके लिख देते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लिखो क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं ना। फिर आगे हैं समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं। तो समस्त पद या सामासिक पद, जब दो या दो से अधिक पद एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उनको हम समस्त पद या फिर सामासिक पद के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, उनको हम समस्त पद या फिर सामासिक पद के नाम से इनको हम जानते हैं, समझते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा समस्त पद और सामासिक पद। ठीक है, दोनों क्लियर हो तो हैंड रेज करके बता दो। फिर आगे चलते हैं, जैसे अब इसी को हम, ये तो समास विग्रह हो गया, इसी का सामासिक पद बनाओगे या समस्त पद क्या बनाओगे, यथाशक्ति। अब ये जो यथाशक्ति लिखा हुआ है, ये जो यथाशक्ति लिखा हुआ है, यथाशक्ति, अब ये कैसा पद है, ये हमारा समस्त पद है। कैसा पद है, या सामासिक पद कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। समझ गए ना बात को। और पूरे के पूरे समास में एक तरफ आपको सामासिक पद पढ़ना होगा, दूसरे तरफ आपको समास विग्रह पढ़ना होगा। बोलो हाँ कि ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम। सभी का बहुत वेलकम है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग बस, ठीक है जी। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, आप थोड़ा सा इंतजार कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समास के भेद की बात करते हैं। समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं, जब हम ध्यान दीजिएगा कितने भेद होते हैं। तो समास के जो प्रमुख भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। प्रमुख रूप से 6 भेदों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कितने भेदों की, 6 भेदों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इन 6 को जानना हो, ध्यान दीजिएगा, आप जब परीक्षा देते हैं यूपी टेट की, आप जब टेट की परीक्षा दे रहे होते हैं, सुन लीजिए, जब आप सीटीटी की परीक्षा, जब सुपर टेट की परीक्षा दे रहे होते हैं तो उसके लिए याद रखना, तो आपके जो समास के भेद की हम चर्चा करते हैं वो इन्हीं भेदों की हम चर्चा करते हैं, 6 भेदों की हैं। तो अगर इसको हमको वैसे जानना हो ट्रिक से तो कहते हैं अब तक दादा छवय समास। कितने समास कहते हैं सर, अब तक दादा छवय समास। अ ब त क द द छवय समास। बोलो सभी लोग, अब तक दादा छवय समास। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो गया अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव। ठीक है जी। ब से बहुब्रीहि हो गया। ठीक है जी। त से तत्पुरुष हो गया है ना जी। क से कर्मधारय हो गया। द से द्वंद्व हो गया, और इस द से द्विगु हो गया। बोलो हाँ कि ना। अब तक दादा छवय समास। बोलो से क्या, ये क्लास 8th में हमने पढ़ा था, हमारे टीचर ने सिखाया था अब तक दादा छवय समास, है कि नहीं। यस, अब तक दादा छवय समास। आ से अव्यय भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व, द से द्विगु। आई बात गई समझ में। बोलो कितने समास, यही लिख के भेजो। बोलो अब तक दादा, लिख के बताओ जल्दी से, जितने बिछाते हैं। आओ,
ठीक है ना, नहीं इसमें कौन दिक्कत कौन परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। हाँ, लेकिन जब कभी किसी के अनुसार पूछ ले, ठीक है जी, जब कभी किसी के अनुसार पूछ ले, हाँ ठीक है, जीवन में रील भी देखिए भाई। हाँ कह रहे सर रील देखें, अच्छी बात, देखो बाबू रील देखो, खूब देखो। एक सेकंड, ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। में समास के भेद 6 होते हैं जब परीक्षा में पूछे, नॉर्मली पूछे तो मैं कुछ कंडीशंस बता दे रहा हूं। जब पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी के, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत लिख लो, इतना हम लिखवा दे रहे हैं, के अनुसार, तब क्या बताएंगे, तब क्या बताएंगे, तब क्या बताएंगे, तब बताएंगे कितने, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, कितने, 5। और जब पूछे आपसे किसके अनुसार, जब पूछे आपसे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ये सब ग्रंथ हैं व्याकरण, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो कितना बताना है, ये 4 मानते हैं। ठीक है जी, 5 और 4। लघु सिद्धांत कौमुदी में कर्मधारय का भेद द्विगु मान लेते हैं, और सिद्धांत कौमुदी में जी तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु मान लेते हैं। ठीक है जी, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, देखो 4 कैसे, सुन लो मैं एक बार सिखा दे रहा हूँ। 4 सर 4 कैसे माने, 4 कौन से होंगे, तो ये इसी तत्पुरुष के अंदर कर्मधारय और द्विगु आ जाता है। ठीक है, ये अव्ययी तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि ही, इतना मानोगे। 5 के अनुसार कर्मधारय में द्विगु समाहित हो जाता है, इन दोनों को एक मान लेते हैं ना। बाकी नॉर्मली समास 6 प्रकार के। आगे इनके अनुसार पूछे तो उनके अनुसार आंसर करना है ना। आगे सबसे पहले पढ़ेंगे जी अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का एक सूत्र होता है, क्या, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, क्या, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पहले तो ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, ये लाइन क्या, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, बोलो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, उच्चारण करो सभी लोग, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व मतलब पहले पद के अर्थ की, जहां पद कितने होते हैं मुख्यतः, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। यहां पे हमने शायद बताया नहीं, एक होता है, अगर पद की बात करें ध्यान दीजिएगा, पद होते हैं आपके कितने जी, पद समास में पद, पद की बात हो रही थी। एक होता है पूर्व पद है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। इसी को कहते हैं पहला पद, इसको कहते हैं अंतिम पद, ऐसा भी हम बोल देते हैं। ठीक है जी, यस, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, मतलब समझ गए, ऐसा सामासिक पद जिसका जो पूर्व पद होता है वह मुख्य हो, वही प्रधान हो, उसको हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। ठीक है ना जी। और क्या होता है अव्ययी भाव समास, कुछ पॉइंट्स हैं। पूर्व पद का अर्थ प्रधान मुख्य हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। कुछ चीजें नोट करो, हमेशा अव्ययी भाव समास के विषय में कुछ चीजें हम आपको बता दें, कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। पहला कि हमेशा, ये वाला कि इस समास में पूर्व पद हमेशा
अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है। बात क्लियर है ना? और क्या होता है, इस शब्द से बने जो जो सामासिक पद होता है, हाँ, अव्ययी समास में सामासिक पद जो होता है, कौन सा सामासिक पद, सदैव नपुंसक लिंग में बनता है। नपुंसक लिंग एक वचन का होता है। ठीक है, एक वचन में बनता है। तो अव्ययी भाव समास हमेशा उसका पूर्व पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। और क्या होगा, अव्ययी भाव समास में जो सामासिक पद होता है, यस, ठीक है, जो पूर्व जो इससे जो नया पद बनता है, सामासिक पद बनता है, वो नपुंसक लिंग के एक वचन में हमेशा होता है। किसमें? नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। पूछेगा परीक्षा में कि अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है, बताओ, अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है। कभी ये नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कितने अर्थों में, या उनके नाम लिखो, ऐसा नहीं पूछता। ये पूछता है कि अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है। तो कहोगे 16 अर्थों में होता है। कितना? नोट करो, कितने कितने अर्थों में होता है जी। तो कहोगे सर 16 अर्थों में होता है। जस्ट वेट, ठीक है जी, जस्ट। जस्ट वेट। ठीक है ना जी, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गई थी। ठीक है ना जी। तो यहां पर सूत्र अर्थ देखो, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि, वृद्धि और अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, आनुपूर्वे, ये जितने योग पद, तो मेनली आपको जानना है कि 16 अर्थों में समास होता है। 16 अर्थों में, ठीक है जी, 16 अर्थों में समास होता है आपका। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में होता है। एक एक अर्थ को हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें कभी ये नहीं पूछेगा परीक्षा में, जैसे ये है विभक्ति अर्थ में पूछेगा अधिहरि किस अर्थ में समास है, ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा है, ना पूछता है जल्दी। लेकिन हाँ, आपको 16 अर्थ को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहां जब 16 अर्थ को आप पढ़ेंगे,
ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ 16 अर्थों को आप पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हर अर्थों के अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो हमको ये चीज जानना होगा कि किस अर्थ में कौन सा समास होता है। बिल्कुल आपकी परीक्षा में ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन ये इतने हम चाहते तो एक बार में सारे एग्जाम्पल आपको बता देते। मैं अलग अलग इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं चूंकि हर जगह विग्रह अलग होगा, हर जगह विग्रह, जैसे अब यहां विभक्ति अर्थ में तो इसका विग्रह अलग तरीके से होगा, आगे जब जाएंगे समीप अर्थ में उसका विग्रह अलग तरीके से होगा। क्लियर है ना? तो पहला देखो, विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ कौन सा समास होता है? तो इनके साथ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना जी, इनके साथ अव्ययी भाव समास होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है जी, विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हरव इति लिखा है तो इसको क्या कहेंगे? देखो अधिहरि है, और ध्यान देना हम जो एग्जाम्पल बताएंगे उसको थोड़ा विशेष ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है, आपको जो एग्जाम्पल में ज्यादा हाईलाइट करूंगा उसको ध्यान देना, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अधिहरि, अब विभक्ति अर्थ में जो समास होगा उसका उदाहरण है अधिहरि। अब इसको कभी यहाँ दो तरीके से प्रश्न पूछेगा, पूछेगा अधिहरि में कौन सा समास है, पूछेगा अधिहरि में कौन सा समास है, तब बताओगे सर अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है? कहोगे सर अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना? फिर आपसे पूछेगा अध्यात्मम में कौन सा समास है, तो अव्यय। कैसे पहचाना? यहां देखो अधि, अधि क्या है? एक उपसर्ग है। यहां अधि हमारा पूर्व पद है, हरि हमारा उत्तर पद है, और आपने अव्यय भाव समास में यही पढ़ा है कि पूर्व पद हमारा क्या हो? अव्यय हो या उपसर्ग हो, उत्तर पद हमारा तो तुरंत वहां पे हम क्या मान लेते हैं? संज्ञा हो, सर्व कुछ भी हो, तो वहां पहले पद हम अगर अव्यय हो मिल गया, उपसर्ग हो गया, तो हम अव्यय भाव समास मान लेते हैं। अध्यात्मम तो कहते हैं आत्मनि इति, है कि नहीं? आत्मनि इति, ठीक है जी, आत्मनि इति। ठीक है ना? आत्मनि इति, अध्यात्म आत्मनि इति। समीप अर्थ में है, समीप एक होता है विभक्ति अर्थ में, तो इसका विग्रह हो जाता है हरौ इति, इसका विग्रह हो जाता है कि नहीं? हरौ इति। कुछ नहीं हमने किया, जो विभक्ति होती है तो हरि में हमने यहाँ सप्तमी लगा के केवल इति लिख दिया, इसका समास विग्रह। अधिहरि का समास विग्रह क्या होगा? हरौ इति। हरौ इति का सामासिक पद क्या होगा? अधिहरि। इतना याद रहेगा? हैंड रेज करके तो यस, अगर याद हो तो बताओ, याद रहेगा ना जी? आगे चलते हैं। फिर कहते हैं समीप अर्थ में, अगर समीप अर्थ में अक्सर जो है देखो उप 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 उप, और उप क्या है? आपका उपसर्ग है। उप आपका क्या है? उप आपका उपसर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, उप आपका क्या है? उप आपका उपसर्ग है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है ना? उप क्या है? आपका उपसर्ग है। तो यहां पे उपगंगम, तो उपगंगम का क्या होता है? गंगायाह समीपम। क्या हो जाएगा? गंगायाह समीपम। जस्ट हेलो।
हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं वो कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको थोड़ा सा वो ना एक्चुअली वो गलत सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वो संस्कृत वाला बना दिया था। तो मैं आपको हाँ हाँ, मैं 10 से थोड़ा एक क्लास ही चल रही है, 4:10 पे या 4:05 पे ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं आपको तुरंत भेजता हूँ करके, है ना मैम? वो बता भी दीजिएगा हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ। हम अभी आपको भेज दे रहे हैं, और उसके बाद बता भी दीजिएगा, नहीं होगा तो फिर लास्ट में चेक तो हमें ही करना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, आप बता। हाँ ठीक है मैम। ओ, गलत गलत उससे बन गया था, वो ध्यान नहीं दिए किसी। नहीं नहीं नहीं, केवल इनका बात है, किसी से मैं पूछवाया, 9th में था, मैं पूछवाया तो वो आके हमको गलत तो बताया यार, इन लोगों ने गलत बताया, वो जैसा भी हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग बना दिए। सिक्स का जो कल होना है। बस हाँ। हाँ हाँ हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं मैम। इसको हम अभी इसको हम भेजते हैं, है ना? ओके ओके। चलो जी, सॉरी, थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरी था उसके लिए, है ना जी? हाँ, एक कुछ ज़रूरी कॉल्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इस वजह से, इसके लिए क्षम्यताम है कि नहीं। उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम। ध्यान देना, ये जो उप अर्थ आया है, जो उप लिखा है, उप लिखा है, उप लिखा है, उप लिखा है, ये सब किस अर्थ में है? ये सब, हाँ, ये किस अर्थ में है? ये सब किस अर्थ में है? तो कहोगे सर ये है समीप अर्थ में है। किस अर्थ में है? कहोगे सर यह समीप अर्थ में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? ठीक है ना? तो उपगंगम गंगायाः समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपकूलम कूलस्य समीपम, उपतटम तटस्य समीप। अब इधर आओ, यहाँ पर मेनली जो शुरुआत के 1 से लेकर 3 से, हाँ, 3 तक, ये जो उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम, इतने में से ही ज्यादा पूछ लेता है, देता है। तो वैसे भी जब इसमें समास पूछेगा तो आप सिंपल सी बात है, शुरुआत में उपसर्ग देख रहे हैं, तुरंत आप बता देंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास है। रही बात कि इसका सर विग्रह कैसे करेंगे, यहाँ तो आप कहते हैं अधिहरि का हरव इति, यहाँ पे गंगाया समीपम हमने कह दिया। तो भैया हमने बताया है, उसका रीजन है कि 16 अर्थों में समास होता है, तो हर अर्थ में जो उसका विग्रह होता है वो चेंज होता है ना। समास तो पहचान जाओगे कि 16 अर्थ में समास पहचान जाओगे, क्योंकि पहला पद उपसर्ग में ऑलरेडी होगा ही होगा। एक जगह दिक्कत आएगी विग्रह करने में, तो थोड़ा सा आपको जान लेना है कि किस अर्थ में कैसे विग्रह होता है। आपने उपगंगम को गंगा या समीपम पढ़ लिया, उपनगरम को नगर से समीपम पढ़ लिया, उपकृष्णम को कृष्ण से समीपम पढ़ लिया, यही इसका विग्रह होगा। क्लियर है ना? इतने में कोई डाउट हो बताओ? ये आपके 2 अर्थ में हो गए, और आगे चलते हैं। अगला है समृद्धि अर्थ में अव्यय भाव समास कैसे होता है। समृद्धि अर्थ में भी आपका समास होता है, ठीक है जी। समृद्धि अर्थ में आपका समास कैसे होता है उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, है कि नहीं? जैसे समास, जैसे समस्त पद या अर्थ सहित, जैसे समस्त पद जो है, जैसे लिखा है सुमद्रम, क्या लिखा है? सुमद्रम। तो कहते हैं मद्र देश वासियों की जो समृद्धि है, जो मद्र देश वासियों की समृद्धि है, उसको कहते हैं सुमद्रम, ठीक है जी। मद्राणाम समृद्धि ही, क्या बोलेंगे इसको? मद्राणाम समृद्धि ही कहते हैं मद्र देशवासियों की समृद्धि। बात क्लियर है ना? मद्राणाम समृद्धि ही। तो सुमद्रम पूछेगा, सुमद्रम में समास कौन सा है, तो कैसे पहचानोगे? सर इस शुरुआत में सु उपसर्ग है, शुरुआत में सु उपसर्ग है कि नहीं? सु उपसर्ग है, इस वजह से यहां पे क्या है आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है जी। अब चूंकि यह समृद्धि अर्थ में, तो मद्राणाम समृद्धि हमने कर दिया। सुभिक्षणम, क्या लिखा? सुभिक्षणम। तो
भिक्षाणाम समृद्धि, अब ये आज तक जल्दी पूछा नहीं है, सीधे सीधे मद्राणाम समृद्धि एक बढ़िया तैयार कर लें, जहां जहां मैं मार्क कर दे रहा हूं विग्रह सहित, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कि और नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चौथा है वृद्धि या दुर्गति या वृद्धि अभाव के अर्थ में होता है। ये जो वृद्धि होता है ये दुर्गति के अर्थ में होता है। जैसे दुर्यौनम, देखो इसमें क्या है, दुर्यौनम में पूछे कौन सा समास है तो कहोगे सर यहाँ पे अव्ययी भाव। कैसे पहचाना, चूंकि इसमें दुर उपसर्ग आ रहा है। दुर्भिक्षम में कौन सा समास है तो दुर उपसर्ग है पहला पद, इसका मतलब है यहाँ पे अव्ययी भाव है। दुह शकम है तो दुह, ये दुह, यहां पर भी दुह क्या उपसर्ग है, दु तो यहाँ सॉरी अव्यय है, तो यहाँ पे दुर्राक्षसम दुर उपसर्ग है, यहाँ दुह शकम दुर शकम, या विसर्ग को सा सकोरा हो जाता है ना। तो हर जगह आपको शुरुआत में उपसर्ग दिख रहा है, इसलिए एक चीज क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर अव्यय भाव समास है। लेकिन उपसर्ग कौन कौन सा है बेटा, उपसर्ग 22 होते हैं, है कि नहीं, उपसर्ग 22 होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं, 22 में से कोई भी उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ सु उपसर्ग था, पीछे देखिए यहाँ पे उप उपसर्ग था, यहाँ अधि उपसर्ग था, है ना, इस तरीके से आपके उपसर्ग हुआ करते हैं। भिक्षाणाम वृद्धि, यहाँ वृद्धि 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 अंतिम में जोड़ दें, इसी अर्थ में तो अंतिम ऐड कर देना। यवना नाम वृद्धि, दुर्यौनम यवना नाम वृद्धि, दुर्भिक्षम भिक्षाणाम वृद्धि, दुशकम शकानाम वृद्धि, दुर्राक्षसम तो राक्षसाणाम वृद्धि। वृद्धि वृद्धि नहीं वृद्धि बोलते हैं, तो यहाँ पर वृद्धि अर्थ में समास है, और दुर्यौनम दुर्भिक्षम ये सब आपके एग्जाम्पल हैं इसके। क्लियर है जी। सर अव्यय भाव समास में कौन सा उपसर्ग है, 22 उपसर्ग होते हैं और अव्यय बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी आ सकता है इसमें, ये नहीं कि ये वाला आएगा 22 में से केवल 3 आएगा, सब कुछ उपसर्ग हो बस, वो कोई भी उपसर्ग हो, जरूरी नहीं कि 5 उपसर्ग आता है, वो 14 उपसर्ग 22 उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग हो सकता है, कोई भी अव्यय पद हो सकता है, बस वो पूर्व पद में लगा हो तो उसको हम पहचान के अव्यय भाव समास मान लेते हैं ना। अब इसके लिए आपको उपसर्ग पता होना चाहिए, प्रपरा अपसम अनु अवनिस निर्दुस दुर्वीयांग नी अधि, तो पढ़ाएंगे इसको भी आगे हम बताएंगे। तो वो उपसर्ग देखना है, अव्यय हो तो आपको सीधे सीधे बता देना है अव्यय भाव समास हो रहा है। क्लियर है ना, इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्थाभाव के अर्थ में, अर्थ के अभाव, अर्थाभाव, क्योंकि 16 अर्थों में हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं 16 अर्थों में आप देखोगे जो समास पहचानने का तरीका एक है कि शुरू में उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो, लेकिन सबका जो ठीक है जो विग्रह है, जो अन्य का हम विग्रह कर रहे हैं, उस विग्रह को हमको जान लेना है। ठीक है जी, सर उपसर्ग को कैसे पहचाने, बेटा उपसर्ग को पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग को याद करना पड़ेगा। 22 उपसर्ग होते हैं, बहुत ज्यादा होते नहीं हैं, तो प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी यांग नी अधि अति उत सु, ऐसे करके आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा थोड़ा देख लेना, नहीं तो हम पढ़ाएंगे आगे उपसर्ग तो वहां बताएंगे। ठीक है ना, जैसे लिखा है निर्मक्षिकम, आपने निर्मक्षिकम, निर्जनम है, निर्विघ्नम, निर्मशकम, ये निर्दोषम, ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमारे सारे आपके कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं कैसे, अव्यय भाव समास के पद कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे निर्मक्षिकम, अब यहाँ 2 शब्द है, एक है एक होता है मक्षिकम, मक्षिकम हट गया तो निर्बचा, निर्मक्षिकम, निष्प्राणम, तो यहाँ पे निस उपसर्ग है, निर्विघ्नम निर उपसर्ग है, निर्मस्कम निर उपसर्ग है, निर्जनम निर उपसर्ग है, निर्दोषम निर उपसर्ग है। क्लियर है ना। हाँ, प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है ना जी। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये अभाव अर्थ में, जहां निर्मक्षिकम का अर्थ होता है मक्षिकाणाम अभावः, अर्थाभाव लिखा ना अर्थभाव में, तो हम जिस अर्थ में उसको पीछे ऐड कर दें, निष्प्राणम प्राणानाम अभावः, विग्रह आपको पता होना चाहिए ना, कहीं इंपॉर्टेंट है निर्मक्षिकम, आया हुआ परीक्षा में प्रश्न है, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, मक्षिकाणाम अभावः है, निष्प्राणम में कौन सा समास है, प्राणानाम अभावः है, निर्विघ्नम में कौन सा समास है, विघ्नानाम अभाव, जहां विघ्नों का अभाव हो, निर्मशकम जहां मच्छरों का अभाव हो, मशकानाम अभावः, निर्जनम जनानाम जहां लोगों के का अभाव हो, निर्दोषम दोषाणाम अभावः।
समझ में आ रहा है जी? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट, यहाँ निष्प्राणम, निर्विघ्नम है, निर्जनम, ये सारे देख लेना। फिर अगला है अत्यय या ध्वंस या नाश के अर्थ में समास कैसे होता है। तो जैसे लिखा है अतिहिमम, कोई परीक्षा में पूछे अतिहिमम में कौन सा समास है, तो आप तुरंत देखो, एक है हिम शब्द, एक है अति। अति हमारा उपसर्ग होता है, 22 उपसर्ग में अति एक प्रकार का उपसर्ग है, तो इसको कहते हैं हिम का नाश। अतिहिमम, हिमस्य अत्ययः। इसको कहते हैं अतिरोगम। अतिरोगम कहते हैं तो कहते हैं रोगस्य अत्ययः। क्या कहते हैं अतिरोगम को? रोगस्य अत्ययः अतिरोगम। क्लियर है ना? रोगस्य अत्ययः अतिरोगम। बात क्लियर है ना? रोगस्य अत्ययः अतिरोगम। ठीक है, अतिरोगम रोगस्य अत्ययः। अत्यय मतलब होता है नाश। ठीक है जी, ध्वंस, विध्वंस। तो कुल नहीं, अतिमिम, अति उपसर्ग आया है, सीधे अव्ययभाव समास है। अगर पूछे अतिहिमम तो हिमस्य अत्ययः, अत्यय अर्थ में तो अत्यय लगा दिया बस, क्योंकि अत्यय अर्थ में है तो पीछे अत्यय, हिम का नाश। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? मैं बार बार कहता हूं, इसलिए हम 16 अर्थ में अलग पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने बताया विग्रह अलग अलग होता है 16 अर्थ में, तो उस विग्रह को जान। वो नहीं तो सर आपने तो कहा था कि जब अव्ययभाव समास में निर्मक्षिकम को मक्षिकाणाम अभावा, तो अतिहिमम को हम क्या कहते हैं? हिमा नाम अभावा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह अत्यय अर्थ में है और ये था अभाव अर्थ में, तो इसमें अभावा जोड़ देते थे पूरे लास्ट में। अत्यय अर्थ में तो यहाँ पे अत्यय ऐड कर देते थे। बात क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहीं पर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, यदि कोई यहाँ पे आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 7वां है असंप्रति या अनुचित के अर्थ में। असंप्रति या अनुचित के अर्थ में होता है ना? असंप्रत्य या अनुचित के अर्थ में। तो इसका जो एग्जाम्पल है, अतिनिद्रम, अति स्वप्नम। अतिनिद्रम तो किस अर्थ में? असंप्रति। तो इसका जल्दी आपसे पूछता नहीं है विग्रह, याद रखना। जहां जहां जो जैसे पूछता है, अब जैसे अतिनिद्रा में आगे परीक्षा में पूछेगा तो इसका जल्दी आपसे विग्रह नहीं पूछेगा कि निद्रा संप्रति न युज्यते, ऐसा बड़ा मुश्किल है आपसे पूछना है अतिनिद्रम में। ठीक है, अति स्वप्नम में स्वप्न संप्रति न युज्यते अति स्वप्नम, स्वप्न संप्रति न युज्यते अति स्वप्नम, है ना जी? स्वप्न संप्रति न युज्यते अति स्वप्नम, इस समय स्वप्न उचित नहीं है। स्वप्न संप्रति न युज्यते, ठीक है ना जी? अति स्वप्नम हो गया। ठीक है ना जी? मैं बार बार कहता हूं पढ़ लो जानकारी के लिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह आपसे पूछे ही ले। ठीक है, विग्रह बहुत रेयर केस पूछेगा ऐसे का, बाकी जो पीछे पढ़ा उसका विग्रह भी पूछता है ना? तो जहां हमें लगता है कि जो ज्यादा कम पूछा गया उसको मैं बता देता हूं। लेकिन अति निद्रम, अति स्वप्नम में समास पूछे तो पूर्व पद देख लेना, अति अति लिखा है, इसका मतलब है वहां समास कौन सा है। बोलो जल्दी से, कौन सा समास है? लिखो जल्दी, कूटेंगे। लिखो जल्दी चैट बॉक्स में, फटाक से लिखो। अति हिमम, अति निद्रम है, अति स्वप्नम, ऐसा पूछे तो समास कौन सा बताओगे? एक एक छात्र लिखो, नहीं तो मुर्गा और मुर्गी बना देंगे क्लास में, है? बताओ जल्दी से। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं। अगला है शब्द प्रादुर्भाव या शब्द का प्रकाश अर्थ में। शब्द प्रादुर्भाव या शब्द प्रकाश अर्थ में, इसका भी विग्रह आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछेगा इतिहरि में समास कौन सा है। ये जरूर पूछेगा आपसे इतिहरि में समास कौन सा है, तब आपको बताना होगा सर इतिहरि में होता है समास आपका अव्यय। इति क्या है? अव्यय पद है। इति आपका अव्यय पद है, तो यहां पे ठीक है ना? समझ गए? तो इतिहरि में समास पूछे तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव बता देना। क्लियर है? अब कौनो डाउट हो तो बताओ।
अब बेभाव, कितने लोग नाम नहीं लिखेंगे पर इनका नाम हम नोट करते हैं। कितने लोगों ने लिखा नहीं है? कितने लोगों ने लिखा नहीं है? ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहां तक पढ़ते हैं, फिर बाकी जो अर्थ बचे हैं उसको हम कल देख लेंगे। कल इसके समाप्ति हम लोग कर देंगे, है कि नहीं? कल समाप्ति हो जाएगी। कल इसकी समाप्ति कर देंगे, आज यहीं तक करते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा। ठीक है बेटा, नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच माय डियर्स, थैंक्स टू ऑल, और थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। आशा है जो कि आपकी दूसरी कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जाइए। जो नहीं लिखा मैं इनको सबको मुर्गा मुर्गी बना, जिन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है बेटा, तो लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम। जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्त मित्र। ऐसे ही इसी को कंटिन्यू करके एक आपको नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा विभव समास का पूरा मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास आपको पूरा समास आपको संस्कृत चंद्र पर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, शुक्रिया।